जब वो बीच वाले इलाके में पहुंचा तो वहाँ कुछ ही ज़ॉम्बी नजर आए। यहाँ देखकर तो यही लग रहा था कि यहाँ फौज रुकी हुई थी, लेकिन साफ है कि वो भी हार गए। जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहा जाए, तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। उसने बिल्डिंग के शीशे में हेलीकॉप्टर की परछाई देखी। रिक ने तुरंत अपने घोड़े की स्पीड बढ़ाई और उसी तरफ निकल पड़ा। वो घोड़े पर भागते हुए हेलीकॉप्टर का रास्ता देख रहा था। उसे आगे के खतरे का अंदाजा ही नहीं था। ये नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरी सड़क ज़ॉम्बी से भरी थी, यहाँ तक कि घोड़ा भी घबरा गया। उसने तुरंत घोड़ा मोड़ा और वापस जाने लगा। पीछे से ज़ॉम्बी किसी लहर की तरह पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी रिक ने देखा कि आगे भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए हैं। उसके मुंह से एक गाली निकल गई। कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल सामने आ गए। उसके इतने बड़े घोड़े को सीधा जमीन पर गिरा दिया गया। रिक भी नीचे गिर पड़ा। क्योंकि ज्यादातर ज़ॉम्बी घोड़े को खाने में लग गए थे, इसलिए रिक को थोड़ा मौका मिल गया। उसने जल्दी से एक ज़ॉम्बी को धक्का दिया और दूसरी तरफ रेंगने लगा। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो आगे का रास्ता बंद था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो पकड़ा जाता तो अंजाम बहुत बुरा होता। रिक के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो एक टैंक के नीचे रेंगकर चला गया। पीछे से ज़ॉम्बी भी अंदर आने लगे। उसकी तो जान ही निकल गई थी। वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। तभी उसने देखा कि टैंक के आगे वाले ज़ॉम्बी भी उसे देख रहे थे। अब सच में बचने का कोई रास्ता नहीं था। रिक ने जल्दी से अपनी बंदूक निकाली और सबसे पास वाले ज़ॉम्बी को मार दिया। बंदूक में बस कुछ ही गोलियां बची थी। लगातार कुछ ज़ॉम्बी को मारने के बाद रिक रुक गया। उसने देखा कि नीचे से ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं और ऊपर से भी निकलने का रास्ता बंद है। उसने अपनी आखिरी गोली खुद के लिए बचा ली। ज़ॉम्बी के हाथों जिंदा नोचे जाने से तो यही अच्छा था। फिर रिक ने अपनी पत्नी और बेटे से मन ही मन माफी मांगी। तभी उसने ऊपर देखा और उसे एक रास्ता मिल गया। टैंक के नीचे का ढक्कन खुला हुआ था। सच में ऊपर वाला कोई न कोई रास्ता निकाल ही देता है। रिक पीछे हटकर दीवार से लग गया और एक लंबी सांस ली। उसकी जान तो बस जाने ही वाली थी। उसने जैसे ही पास पड़ी लाश की बंदूक उठाई, वो लाश अचानक जिंदा हो गई। घबराए हुए रिक ने तुरंत उस पर गोली चला दी। इतनी छोटी जगह में गोली चलने से उसके कान सुन्न हो गए और उसे चक्कर आने लगा। थोड़ी देर बाद रिक को थोड़ा होश आया। उसने टैंक के ऊपर से सिर बाहर निकाला तो देखा कि उसके हथियारों वाला बैग ज़ॉम्बी की भीड़ में गिर गया है। उसने सोचा था कि वो हथियार लेकर यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन अब ये नामुमकिन था। तभी कुछ ज़ॉम्बी टैंक के ऊपर चढ़ गए। रिक को हारकर फिर से अंदर आना पड़ा। अब बहुत मुश्किल हो गई थी। ज़ॉम्बी ने उसे हर तरफ से घेर लिया था। जब वो सोच रहा था कि यहाँ से कैसे निकले, तभी टैंक के रेडियो से एक आवाज आई। रिक समझ गया कि शायद बाहर वाले इंसान के पास उसे निकालने का कोई तरीका हो। उसने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया और जवाब देते हुए उस आदमी से मदद मांगी। रेडियो वाले आदमी ने कहा कि तुम्हें मेरी नजर से अपनी हालत देखनी चाहिए, पक्का तुम डर के मारे कांपने लगोगे। और ये बात सच भी थी। अगर बाहर से देखा जाए तो रिक की इस वक्त की हालत बहुत ही खराब थी। आदमी ने आगे कहा कि टैंक के दाईं तरफ वाली सड़क पर ज्यादा ज़ॉम्बी नहीं है। इससे पहले कि वो समझ पाए, वहां दौड़कर चले जाओ। वहां एक छोटी गली है, मैं वही तुम्हारा इंतजार करूंगा। शायद तुम्हारे पास यही एक मौका है। रिक ने ये सुना और बिल्कुल भी देरी नहीं की। उस फौजी की बंदूक में कुछ गोलियां थी और उसे एक ग्रेनेड भी मिल गया था। साथ ही उसे एक फावड़ा भी मिल गया। बस फिर क्या था। रिक ने गहरी सांस ली और पूरी हिम्मत जुटाकर ढक्कन खोल दिया। टैंक के ऊपर एक ज़ॉम्बी था। रिक ने फावड़े से एक ही वार में उसे खत्म कर दिया और फिर सड़क की तरफ कूद गया। इस छलांग से उसे अपनी चोट पर दर्द हुआ, लेकिन अभी बस दर्द सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो चलते चलते गोली चलाता रहा और आगे के ज़ॉम्बी को मारता रहा, लेकिन गोलियों की आवाज से और भी ज्यादा ज़ॉम्बी वहां आ गए। अभी बात करने का टाइम नहीं है, यहाँ से निकलना सबसे जरूरी है। वो आदमी उसे लेकर एक गली में भागा। वो लगभग 10 मीटर ही आगे गए होंगे कि वहां एक सीढ़ी दिखी। ग्लेन पहले ऊपर चढ़ गया। अगर वो थोड़ा भी लेट होते तो ज़ॉम्बी उन्हें चीर कर रख देते। खैर, दोनों किसी तरह से बचते बचाते दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। वो हाफ रहे थे। ऐसा डरावना एक्सपीरियंस लाइफ में एक बार ही काफी है। फिर दोनों ने एक दूसरे को अपना नाम बताया। उस आदमी का नाम ग्लेन था। ग्लेन ने तुरंत देखा कि नीचे के ज़ॉम्बी सीढ़ियों पर चढ़ने लगे हैं। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो और ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ऊंचा था। ग्लेन ने मजाक में कहा कि अगर हम मरे तो कम से कम गिरकर मरेंगे। आधे घंटे बाद वो सीढ़ियों से होते हुए एक दूसरे घर की छत पर पहुंच गए और फिर एक रास्ते से ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। ग्लेन ने अपना वॉकी टॉकी निकाला और बोला कि मैं एक आदमी और बहुत सारे ज़ॉम्बी लेकर आ रहा हूँ, दरवाजा खोलो। साफ था कि ग्लेन की यहाँ एक टीम थी। जब वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे तो आगे दो ज़ॉम्बी उनका रास्ता रोके खड़े थे। तभी दरवाजे के अंदर से दो हथियारबंद आदमी दौड़कर बाहर आए। वो सीधे ज़ॉम्बी की तरफ भागे। इसी मौके का फायदा उठाकर रिक और ग्लेन तेजी से घर के अंदर दौड़ पड़े। वो दोनों आदमी भी उनके पीछे पीछे आए और दरवाजा बंद कर दिया। वो अंदर आ ही थे कि एक औरत ने रिक के सिर पर बंदूक तान दी। वो बहुत गुस्से में थी और कह रही थी कि ये बेवकूफ हम सबको मरवा देगा। अच्छी बात ये रही कि बाकी लोगों ने आकर उसे शांत किया, लेकिन वो औरत बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। उसने रोते हुए कहा कि अब हम सब मारे जाएंगे और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रिक को समझ नहीं आया कि मामला क्या है। किसी ने उसे कुछ नहीं बताया और उसे आगे की तरफ धकेलते हुए ले गए। वो आदमी उसे धकेलते हुए डांट रहा था और कह रहा था कि रिक को थोड़ा छुपकर काम करना चाहिए था। लगता है हर प्रो प्लेयर शुरुआत में ऐसा ही नौसिखिया होता है। वो सब दरवाजे के पास पहुंचे तो रिक भी हैरान रह गया। असल में शहर के अंदर उसकी हरकतों की वजह से ज़ॉम्बी पागल हो गए थे। इसी वजह से इस टीम की जान खतरे में पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे शीशे टूटने ही वाले हैं। यहाँ तक कि कुछ ज़ॉम्बी तो पत्थर से शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा टूटना बस कुछ ही देर की बात थी। रिक ने उन्हें बताया कि मैं तो बस सड़क पर एक हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। बाकी लोगों को लगा कि वो झूठ बोल रहा है। यहाँ कोई हेलीकॉप्टर कैसे हो सकता है। उन्होंने रिक को बताया कि पूरा शहर तबाह हो चुका है और अब हमें बस खुद पर ही भरोसा करना होगा। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। उस औरत के मुंह से एक गाली निकली। पक्का ये उस पागल डिक्सन का काम होगा। अभी गोली चलाने से और भी ज्यादा ज़ॉम्बी यहाँ आ जाएंगे। तभी वो सभी जल्दी से छत की तरफ भागे। जब वो छत पर पहुंचे तो उस आदमी ने डिक्सन पर चिल्लाते हुए उसे रुकने को कहा। क्या तुम पागल हो गए हो। जिस डिक्सन की वो बात कर रहे थे वो बहुत ही हट्टा-कट्टा था। उसने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया,
बल्कि पीछे मुड़कर हंसते हुए बोला कि जिसके हाथ में हथियार हो उससे तमीज से बात करनी चाहिए। वो मोटा लड़का ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और आगे आकर उसे सुनाने लगा कि तुम्हारे ऐसे करने से ज़ॉम्बी तो आएंगे ही, साथ ही गोलियां भी बर्बाद होंगी। क्या तुम हमारी टीम के बारे में थोड़ा सा सोच नहीं सकते? लेकिन साफ था कि डिक्सन अपनी मनमानी करने वाला एक खतरनाक इंसान था। उन दोनों के बीच माहौल तुरंत ही गर्म हो गया। डिक्सन ने सीधे तौर पर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे किसी काले सुअर से सीखने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनते ही दोनों लड़ने लगे, लेकिन डिक्सन बहुत ताकतवर था। उसने उस मोटे लड़के को 2-3 घूंसे मारे और वो पीछे जा गिरा। रिक ने उसे रोकना चाहा, लेकिन डिक्सन ने उसे भी एक घूंसा मारकर गिरा दिया और फिर से उस मोटे लड़के को पीटने लगा। आखिर में वो लड़का एक लोहे के पाइप से टकराकर गिर गया। डिक्सन फिर भी उसे पागलों की तरह लाते मारता रहा। पास खड़े लोग उसे रोक नहीं पा रहे थे। सफेद कपड़े वाले आदमी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन डिक्सन ने कोहनी मारकर उसे भी पीछे धकेल दिया। डिक्सन ने अपनी बंदूक निकाल ली और गोली चलाने ही वाला था। वो सच में एकदम पागल था। ग्लेन और उसके दोनों साथी आगे आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। डिक्सन ने नीचे थूका और फिर उन सबसे बोला कि चलो अब एक मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि बॉस कौन बनेगा। मैं तो खुद को वोट देता हूँ, तुम सब किसे चुनोगे? जो मुझे बॉस बनाना चाहता है वो हाथ उठाए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मना कर सके, इसलिए सबने अपने हाथ उठा दिए। उन्हें डर था कि कहीं ये पागल उन्हें भी न मार दे। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और पूछने लगा, तो अब से मैं यहाँ का बॉस हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तभी उस पर किसी ने पीछे से हमला कर दिया। ये रिक था। उसने तुरंत अपने पैर से उसका चेहरा जमीन पर दबा दिया। ये किसी मुजरिम को पकड़ने का पुलिस का तरीका था। फिर उसने डिक्सन का दाया हाथ पाइप से हथकड़ी से बांध दिया। रिक ने उसे खींचकर उठाया और कहा, अब हालात बदल गए हैं। तुम यहाँ रंग भेद वाली बातें नहीं कर सकते और नहीं खुद को सुपीरियर समझ सकते हो। हम सब यहाँ फंसे हुए हैं और हमें जिंदा रहने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। पहले तो रिक उसे प्यार से समझाना चाहता था, लेकिन डिक्सन उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। तो रिक ने भी सख्ती दिखाते हुए सीधा उसके माथे पर बंदूक तान दी और उसे याद दिलाया कि जिसके हाथ में बंदूक हो उसके सामने ज्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए। डिक्सन फिर भी नहीं डरा और बोला, तुम एक पुलिस वाले हो, तुम गोली नहीं चलाओगे। रिक ने भारी आवाज में कहा, अब दुनिया खत्म हो रही है, मुझे बस अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढना है। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। रिक का गुस्सा देखकर डिक्सन समझ गया कि वो मजाक नहीं कर रहा है। इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। रिक के इस कड़क अंदाज से उसे समझ आ गया कि अब पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। शायद इसीलिए वो इस खतरनाक दुनिया में टिक पाया था। अब सबसे जरूरी काम था किसी तरह इस शहर से बाहर निकलना। वो सभी ग्राउंड फ्लोर पर आकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। ग्लेन ने सीवर लाइन में जाकर देखा तो आगे का रास्ता लोहे की ग्रिल से पूरी तरह बंद था। उसे काटने में कम से कम आधा दिन लग जाता, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि ज़ॉम्बी ने शीशे का पहला दरवाजा तोड़ दिया था। उन सबको फिर से छत पर जाना पड़ा। आसपास देखने के बाद रिक ने कहा कि उस ट्रक जैसी गाड़ियों की चाबी ज्यादातर अंदर ही होती है। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि हम उस ट्रक को यहाँ ले आए और सबको यहाँ से निकाल ले। लेकिन ट्रक तक कैसे पहुंचे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। थोड़ा सोचने के बाद रिक ने कहा कि ज़ॉम्बी सिर्फ आवाज और बदबू से ही हमारी तरफ आते हैं। अगर हम उनके खून और मांस को अपने ऊपर लगा ले तो शायद हम उनके बीच से निकल सकते हैं। बिना देर किए रिक ने अपने ग्लव्स पहने और कपड़े बदल लिए। उन्होंने पीछे का दरवाजा खोला और उस लाश को घसीटकर अंदर ले आए। अब उनका अगला काम उस ज़ॉम्बी के टुकड़े टुकड़े करना था। रिक ने फायर हाइड्रेंट से कुल्हाड़ी निकाली और पूरी हिम्मत के साथ उस लाश के पास गया। बाकी सब एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में उन्हें ऐसा करना होगा। रिक कुल्हाड़ी लेकर उसे काटने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया। उसके लिए भी ये करना थोड़ा मुश्किल था। उसने खुद को थोड़ा संभाला और फिर रिक ने जोर से कुल्हाड़ी मार दी। ये देखकर बाकी लोगों को एकदम से उल्टी जैसा महसूस हुआ और वो वहां से अपनी नजरें हटा ली। ग्लेन ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। इसे देखकर लगता नहीं कि वो लोग अगले कुछ दिनों तक कुछ खा पाएंगे। इसके बाद सबसे आखिरी काम था उस ज़ॉम्बी के खून को अपने ऊपर मलना। ग्लेन को लग रहा था कि ये तो ज़ॉम्बी से बचकर भागने से भी ज्यादा खराब है। रिक आखिर एक पुलिस वाला था, इसलिए वो दिमागी तौर पर बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। उसने तय किया कि वो और ग्लेन दोनों जाकर गाड़ी लेकर आएंगे। जाने से पहले उसने हथकड़ी की चाबी उन लोगों को दे दी। वो किसी को भी यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। फिर वो दोनों सड़क पर आ गए। उनके हाथों में हथियार थे और वो ज़ॉम्बी की तरह ही चलने की एक्टिंग करते हुए बाहर निकले। इस गली में सिर्फ 2 ही ज़ॉम्बी थे। अगर उन्होंने इन दोनों को पहचान लिया तो वो उसी टाइम इन पर हमला कर देंगे। जब वो ज़ॉम्बी के पास से गुजरे तो उन्होंने बस एक बार देखा और उन्हें अपने जैसा ही समझ लिया। ग्लेन ने राहत की सांस ली। लगता है उनका ये तरीका सच में काम कर गया था। फिर वो दोनों गाड़ियों के बीच से होते हुए मेन सड़क की तरफ जाने लगे। बाहर ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा थे। वो लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और इस तरह वो धीरे धीरे आगे बढ़े। बाकी लोग उन्हें बाहर जाते हुए देखकर तुरंत ऊपर की तरफ भागे और उन्हें देखने लगे। उनकी घबराहट देखकर डिक्सन भी डरने लगा कि कहीं वे उसे वहीं न छोड़ दें। लेकिन उस आदमी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और बस उस मोटे लड़के से कहा कि वो बेस कैंप से मदद मांगे। वहीं दूसरी तरफ वे लोग रिक और ग्लेन को जल्दी जल्दी ढूंढने लगे। लेकिन तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। डिक्सन ने पूछा कि क्या वो पुलिस वाला हथकड़ी की चाबी भी साथ ले गया है। मोटे लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ में चाबी निकालकर उसे घूर कर देखा। तब जाकर डिक्सन ने राहत की सांस ली। वहीं दूसरी तरफ शहर के बाहर वाले कैंप में एमी ने कहा कि काफी रात हो गई है, अब तक उन्हें लौट आना चाहिए था। पहले शेन और बाकी लोग भी तो यहीं से सामान ढूंढने गए थे। वैसे यहाँ एक बात बतानी जरूरी है कि रिक की पत्नी लोरी शेन और कार्ल को एक साथ खुश देखकर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बाप और बेटे के बीच बहुत प्यार हो। उसका और शेन का रिश्ता अब काफी आगे बढ़ चुका था और जो कुछ होना था वो पहले ही हो चुका था। तभी रेडियो पर कुछ आवाज आई और उस बुजुर्ग ने तुरंत जवाब दिया। मोटे लड़के ने कहा कि हम मुसीबत में हैं और एक स्टोर के अंदर फंस गए हैं। बाहर हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है।
उनकी हालत जानने के बाद कुछ लोग उन्हें बचाने जाना चाहते थे, लेकिन शेन ने उन्हें रोक दिया। वो यहाँ एक लीडर की तरह काम कर रहा था और वो कभी नहीं चाहता था कि बाकी लोग अपनी जान खतरे में डालें। उसकी ये बात सुनते ही एमी भड़क गई, क्योंकि उसकी बहन भी वही फंसी थी। शेन ने उसे बस यही समझाया कि ये दुनिया का अंत है और हम सिर्फ अपनी जान ही बचा सकते हैं। जाहिरा तौर पर किसी और को उसकी ये बात समझ नहीं आती। वही रिक और ग्लेन को चलते हुए काफी देर हो गई थी। जॉम्बीज भी उन्हें अपना ही साथी मान चुके थे। ग्लेन को तो अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये तरीका सच में काम कर जाएगा। उन्होंने बस 2 बातें ही कही थी कि तभी एक जॉम्बी की नजर उन पर पड़ गई, लेकिन वो भी बस कुछ ही सेकंड के लिए हुआ था। पर बदकिस्मती से तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके शरीर पर लगा खून जल्दी ही धुल जाएगा। ऊपर छत पर खड़े तीनों लोग बस यही दुआ कर रहे थे कि ये तेज बारिश जल्दी से रुक जाए। कुछ ही मिनटों बाद उनके आसपास के जॉम्बीज को भी अजीब सी महक आने लगी थी और वे बेचैन होने लगे। उन सबकी नजरें रिक और ग्लेन पर टिक गई थी। अब वे दोनों भी बस यही सोच रहे थे कि जब तक वे हमला नहीं करते तब तक हम भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आखिरकार एक जॉम्बी ने झपट्टा मार ही दिया और रिक से भी रहा नहीं गया। उसने एक कुल्हाड़ी से सीधा वार कर दिया। दोनों तुरंत वहां से भागने लगे और उनके पीछे जॉम्बीज का पूरा झुंड पागल हो गया था। उन्हें जॉम्बीज को मारते हुए अपना रास्ता बनाना पड़ा और वे जल्दी ही वहां पहुंच गए जहां एक ट्रक खड़ा था। उन्होंने अपने हथियार अंदर फेंके और तेजी से बाहर फांद गए, लेकिन ये लोहे का दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था। रिक वहां रुककर गोलियां चलाने लगा ताकि ग्लेन को समय मिल सके। उसने चाबियों का बक्सा खोला और ट्रक की चाबी निकाल ली। दोनों ने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसे बैक करने लगे। तभी वो बाड़ भी टूट गई और बहुत सारे जॉम्बी अंदर घुसने लगे। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे वहां से निकल गए। ऊपर खड़े लोगों ने उन्हें जाते देखा तो सोचा कि रिक उन्हें छोड़कर भाग गया है। वे प्रार्थना कर रहे थे कि वे जल्दी वापस आ जाएं। गाड़ी शहर के बाहर की तरफ जा रही थी। आगे बैठे ग्लेन की तो रोने जैसी हालत हो गई थी, क्योंकि रिक ने अभी अभी उसे एक काम सौंपा था कि पीछे आ रहे जॉम्बीज का ध्यान भटकाना है और उसके बाद रिक नीचे शटर वाले दरवाजे पर जाकर बाकी लोगों को बचा लेगा। ध्यान भटकाने का सबसे अच्छा तरीका था शोर मचाना। इसके बाद रिक ने एक कार का शीशा तोड़ दिया, जिससे उसका अलार्म बजने लगा। रिक ने एक खास तरीके से कार स्टार्ट की और ग्लेन उसी स्पोर्ट्स कार को चलाकर निकल पड़ा। उसका काम जॉम्बीज को अपनी तरफ खींचना था। फिर उसने वॉकी टॉकी से छत पर खड़े अपने साथियों से बात की और उन्हें तुरंत नीचे शटर वाले दरवाजे के पास इंतजार करने को कहा। उन लोगों ने भी बिना देरी किए नीचे जाना शुरू कर दिया। डिक्सन घबरा गया और चिल्लाकर कहने लगा कि कोई उसे छोड़कर न जाए, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक न सुनी। लेकिन सबसे पीछे भाग रहे उस मोटे लड़के को उस पर तरस आ गया। वो अंदर ही अंदर बहुत बेचैन था। डिक्सन वही खड़ा लगातार उसे खोलने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। तब उस मोटे लड़के को वापस मुड़कर उसकी हथकड़ी खोलने का फैसला करना पड़ा, लेकिन सीढ़ियों से उतरते वक्त एक बड़ी गड़बड़ हो गई। उसके हाथ से फिसलकर चाबी सीधा गटर के अंदर जा गिरी। ये देखकर डिक्सन गालियां देने लगा। उसे लगा कि इस लड़के ने जानबूझकर ऐसा किया है। मोटे लड़के ने बस माफ कर दो कहा और तेजी से वहां से भाग गया। अब वहां सिर्फ डिक्सन पागलों की तरह चिल्ला रहा था। मोटे लड़के को अब भी बहुत पछतावा हो रहा था। उसने जाते जाते छत का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया ताकि जॉम्बीज ऊपर ना आ सके। बाकी सभी लोग नीचे शटर के पास पहुंच चुके थे। वे एकदम तैयार खड़े थे कि जैसे ही ट्रक वहां पहुंचेगा वे तुरंत शटर खोल देंगे। इसी बीच ग्लेन अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर सड़कों पर घूम रहा था और उसने जॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उसे डर था कि जॉम्बीज पीछे न छूट जाए, इसलिए वो जानबूझकर रुक रुक कर उनका इंतजार कर रहा था। जब वे सब पास आ जाते तभी वो गाड़ी आगे बढ़ाता। उसका ये प्लान बिल्कुल भी फेल नहीं होना चाहिए था, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। वो मोटा लड़का भी ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुका था। जॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए थे। अब उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। लेकिन तभी अच्छी बात यह हुई कि रिक ट्रक लेकर वहां पहुंच गया और उसने ट्रक का पीछे वाला हिस्सा दरवाजे के एकदम करीब लगा दिया। मोटे लड़के ने भागकर कहा कि जल्दी चलो, जॉम्बीज पीछे से आ रहे हैं। रिक भी बाहर से शटर खटखटा रहा था। इशारा मिलते ही उन लोगों ने जल्दी से शटर उठाया और ट्रक में चढ़ने लगे। वही छत पर फंसा डिक्सन किसी भी तरह से हथकड़ी नहीं खोल पा रहा था। वो जोर जोर से उस मोटे लड़के को नरक में जाने की बद्दुआ दे रहा था। उनका ट्रक अब शहर के बाहर की तरफ निकल चुका था। रिक ने पीछे मुड़कर अपने साथियों को देखा और उसे समझ आ गया कि डिक्सन उनके साथ नहीं आया है। मोटे लड़के ने खुद को कोसते हुए कहा कि उसने चाबी खो दी थी। बाकी लोगों ने भी चुप रहने में ही भलाई समझी। ऐसे बुरे इंसान के लिए कोई कुछ नहीं बोलना चाहता था। दूसरी तरफ ग्लेन अब पूरी तरह से आजाद महसूस कर रहा था। उसने तो अपनी जिंदगी में कभी स्पोर्ट्स कार चलाई ही नहीं थी। छत पर खड़े डिक्सन की घबराहट अब और बढ़ गई थी, क्योंकि जॉम्बीज दरवाजे तक पहुंच चुके थे। अगर उस मोटे लड़के ने बाहर से ताला न लगाया होता तो अब तक उसका खेल खत्म हो चुका होता। लेकिन इस कमबख्त हथकड़ी से वह छूट ही नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर दूर रखी एक आरी पर पड़ी। उसने अपनी बेल्ट से उसे खींचने की कोशिश की। अब वो जिंदा बचेगा या नहीं, ये सिर्फ भगवान भरोसे था। इधर कैंप में सबने एक स्पोर्ट्स कार को आते देखा जिसका अलार्म अभी भी बज रहा था। आखिरकार शेन ने एक तार खींचा, तब जाकर वो शोर बंद हुआ। ग्लेन ने सभी को बताया कि सारे लोग सुरक्षित हैं और बस आते ही होंगे। उसके इतना कहते ही ट्रक भी वहां आ गया। अपनों को सुरक्षित देखकर सभी उनसे गले मिलने लगे। उनका ये सफर मौत के मुंह से बाहर आने जैसा था। दूसरों के परिवारों को एक साथ देखकर कार्ल को फिर से अपने पापा की याद आने लगी। शेन ने पूछा कि तुम लोग वहां से कैसे बचकर निकले। ग्लेन ने बताया कि एक नए आदमी ने हमारी मदद की है। रिक भी ट्रक से नीचे उतरा। ग्लेन उसे सबके सामने मिलाते हुए बता रहा था कि वो भी एक पुलिस वाला है। शेन उसे देखकर हैरान रह गया। रिक को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लोरी और कार्ल ने भी पलटकर देखा। अरे ये तो पापा है। रिक खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सच में भगवान की बड़ी कृपा थी। कार्ल रोते हुए दौड़कर उसके गले लग गया। इस तरह
वो पूरा परिवार एक दूसरे से लिपट कर रोने लगा। हर कोई इस चमत्कार को देखकर हैरान था। सिर्फ शेन को अंदर ही अंदर थोड़ा अजीब लग रहा था। जब रिक ने उसकी तरफ देखा तो उसने भी किसी तरह बस हल्की सी मुस्कान दे दी। रात के समय जब सब लोग आग के पास बैठे थे तो रिक ने अपनी आपबीती सुनाई। उसने शेन का भी बहुत शुक्रिया अदा किया। तभी उन्होंने डिक्सन के बारे में भी बात की। डिक्सन का एक छोटा भाई भी है, डैरिल, जो उस वक्त शिकार पर गया हुआ था। रिक ने सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली और कहा कि वो कल डैरिल को सब कुछ बता देगा। इस रात रिक और उसका परिवार आखिरकार एक हो गया था। इससे उसके मन को बहुत शांति मिली। लेकिन शेन गाड़ी की छत पर बैठकर पूरी रात नहीं सो पाया। अगली सुबह जब रिक उठा तो उसने महसूस किया कि वो बहुत लंबे समय बाद इतने चैन से सोया है। जब वो बाहर आया तो सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। वो अपनी पत्नी के पास गया और उससे बातें करने लगा। लेकिन तभी जंगल से उनके बेटे के चिल्लाने की आवाज आई। टीम के सभी हथियारबंद लोग तुरंत हथियार लेकर अंदर दौड़े। गनीमत है कि बच्चा बिल्कुल ठीक था। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो एक जॉम्बी एक हिरण को खा रहा था। उन लोगों ने बिना सोचे समझे उस जॉम्बी को मारना शुरू कर दिया। जब तक उस बुजुर्ग आदमी ने उसका सिर धड़ से अलग नहीं किया तब तक वो नहीं रुका। सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ये जॉम्बीज इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं। क्या शहर में उनके लिए खाने को कुछ नहीं बचा है। तभी जंगल से कुछ और आवाजें आने लगी। वे लोग तुरंत सतर्क हो गए। लेकिन वहां से एक ऐसा आदमी बाहर निकला जिसके हाथ में क्रॉसबो था। वो आते ही गालियां देने लगा कि इस जॉम्बी ने उसके मारे हुए हिरण को गंदा कर दिया है। फिर उसने गुस्से में उस जॉम्बी को लात भी मारी। साफ पता चल रहा था कि वो आदमी बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का है। उसने कहा कि अगर जॉम्बी के काटे हुए हिस्से को काट कर अलग कर दें तो बाकी का मांस खाया जा सकता है। लेकिन वहां मौजूद बाकी लोग ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उन्हें जॉम्बी वायरस के फैलने का डर था। अभी तक सबको बस यही पता था कि जॉम्बी के काटने से ही कोई संक्रमित होता है। किसी को भी इसके फैलने के दूसरे तरीके नहीं पता थे। तभी जॉम्बी का कटा हुआ सिर फिर से हिलने लगा। डैरिल को मजबूरन उस पर एक और तीर चलाना पड़ा। फिर उसने सबका मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जॉम्बी को मारने के लिए उसका सिर कुचलना पड़ता है। रिक उस नौजवान को देख रहा था। उसे समझ आ गया कि ये आदमी बहुत ही अड़ियल किस्म का है। रिक ने उसे साफ साफ बता दिया कि उसका भाई डिक्सन किस हालत में है। जब डैरिल को पता चला कि उन्होंने उसके भाई को वही छोड़ दिया है तो वो अपना गुस्सा रोक ही नहीं पाया। वो हमला करने ही वाला था कि शेन ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। डैरिल का गुस्सा बिल्कुल उसके भाई जैसा था जो एकदम से भड़क जाता है। वो अपना चाकू निकालकर उन पर वार करने ही वाला था कि रिक, जो कि एक पुलिस वाला था, उसने शेन के साथ मिलकर बड़ी आसानी से उसे काबू कर लिया। रिक ने उसके पास बैठकर कहा कि मैं इस बारे में तुमसे शांति से बात करना चाहता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो। जब डैरिल ने हाथ पैर मारना बंद कर दिया तब जाकर शेन ने उसे छोड़ा। रिक ने आगे कहा कि तुम्हारे भाई को हथकड़ी लगाना हमारी कोई मजबूरी नहीं थी। वो बाकी लोगों के साथ सही से पेश नहीं आ रहा था। तभी मोटे लड़के ने बीच में टोकते हुए कहा कि ये रिक की गलती नहीं है बल्कि मैंने ही वो चाबी खो दी थी। उसने डैरिल को यह भी बताया कि जाने से पहले मैंने छत के दरवाजे पर ताला लगा दिया था, इसलिए कोई भी जॉम्बी वहां नहीं आ सकता। ये सुनकर डैरिल को थोड़ी तसल्ली हुई। उसे तो लगा था कि उसका भाई मर चुका है। उसने तुरंत उस जगह के बारे में पूछा ताकि वो उसे बचा सके। रिक ने कहा कि मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगा। लोरी को रिक का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि शेन को भी ये बेवकूफी लग रही थी कि किसी और के लिए वो अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। रिक ने सबको समझाया कि इस पूरी बात की शुरुआत मेरी वजह से हुई है। हम किसी इंसान को ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो वहाँ भूखा मर जाएगा। इसके तुरंत बाद रिक ने ग्लेन की तरफ देखा। उसके ऐसा करने का मतलब साफ था कि उसे इस एशियाई लड़के पर पूरा भरोसा है। ग्लेन ने पहले तो थोड़ा आनाकानी की लेकिन फिर वो रास्ता दिखाने के लिए मान गया। आखिर में उस मोटे लड़के ने भी उनके साथ जाने का फैसला कर लिया। शायद इसी को एक सच्चे लीडर की पहचान कहते हैं। डैरिल जैसे अड़ियल इंसान को तो सिर्फ रिक ही मना सकता था। इस टीम का लीडर शेन था जो रिक के वहां वापस जाने के एकदम खिलाफ था। अगर उसी दौरान जॉम्बीज ने उन पर हमला कर दिया तो वे क्या करेंगे। रिक ने कहा कि कैंप को बचाने के लिए बहुत सारे हथियारों की जरूरत है। मैं पुलिस स्टेशन से ढेर सारी बंदूकें लेकर आया था जो रास्ते में ही छूट गई। अगर हमें वे मिल जाएं तो हम इस कैंप को और भी अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर शेन को सारी चीजें समझ में आ गई। फिर से शिकायत करना शुरू कर दिया। तुमने अभी तो हमें ढूंढा था और अब फिर से वापस जा रहे हो। खतरा मोल लेने के लिए उन बंदूकों और उस आदमी को छोड़ दो। उनके लिए अपनी जान खतरे में डालना ठीक नहीं है। रिक ने समझाया कि मुझे एक आदमी और एक बच्चा मिला था। अगर उन्होंने मुझे पनाह न दी होती तो मैं कब का मर चुका होता और हम कभी मिल नहीं पाते। उस बैग में उससे बात करने के लिए एक खास वॉकी टॉकी भी है। मुझे उन्हें बताना होगा कि वे अटलांटा न जाएं। वैसे रिक के पास वापस जाने के बहुत से कारण थे और सब उसकी जिम्मेदारी से जुड़े थे। फिर उसने छोटे कार्ल को अलविदा कहा। अपने बेटे की नजरों में उसका पिता एक निडर और सच्चा हीरो था। शायद यही एक अच्छे पिता की पहचान है। चारों ने बिना समय बर्बाद किए सफर शुरू किया और अटलांटा पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी गाड़ी को रेलवे ट्रैक के पास खड़ा कर दिया ताकि भागने में आसानी हो। आगे का रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना था। वे जल्दी ही उस डिपार्टमेंटल स्टोर पर पहुंच गए जिसके अंदर सिर्फ एक ज़ॉम्बी था। बिना शोर किए डैरिल ने सीधा अपने क्रॉसबो से उसका काम तमाम कर दिया। कुछ ही मिनटों के बाद वे छत पर पहुंच गए। मोटे लड़के ने दरवाजे का ताला तोड़ा और डैरिल सबसे पहले अंदर भागकर अपने भाई को देखने गया। लेकिन वहां पहुंचकर वो गुस्से से पागल हो गया। जमीन पर सिर्फ एक आरी और एक कटा हुआ हाथ पड़ा था। डैरिल ने गुस्से में अपना क्रॉसबो सीधा मोटे लड़के पर तान दिया। जाहिर है रिक उसे ऐसा नहीं करने देता। उसने डैरिल से साफ कह दिया कि वो गोली चलाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। उसे कोई परवाह नहीं कि इससे ज़ॉम्बी आ जाएंगे। तब जाकर डैरिल शांत हुआ। असल में वो मोटे लड़के से नफरत नहीं करता था, वो बस अपना गुस्सा निकाल रहा था। वो अपने भाई की हरकतों को सबसे अच्छी तरह जानता था। फिर उसने मोटे लड़के से एक रुमाल मांगा ताकि वो उस कटे हुए हाथ को लपेट सके। ऐसा लग रहा था कि आरी की धार बहुत कम थी, इसलिए उसके भाई ने अपना हाथ काटने का फैसला किया। उसने शांति से देखा कि जमीन पर खून बहुत कम है। डिक्सन ने जरूर खून रोकने का कोई तरीका निकाल
निकाल लिया होगा। उन सबको खून के निशानों का पीछा करना पड़ा जो उन्हें एक दरवाजे तक ले गए। डैरिल आगे बढ़ते हुए उसे आवाज लगाता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रास्ते में बस कुछ ज़ॉम्बीज की लाशें पड़ी थी। उसे अपने भाई की ताकत का अंदाजा था। एक हाथ से उन्हें मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद रिक को एक मेज पर एक गर्म करने वाला लोहे का रॉड मिला जिस पर थोड़ी सी चमड़ी चिपकी हुई थी। शायद डिक्सन ने खून रोकने के लिए इसी का इस्तेमाल किया था। आखिर में उन्होंने देखा कि खून के निशान एक खिड़की तक जा रहे थे। वो पक्का इसी सीढ़ी से बाहर गया होगा। अगर वो बाहर गया है तो इतनी गंभीर चोट के साथ उसका जिंदा बचना बहुत मुश्किल है। हो सकता है वो सड़क पर ही बेहोश हो गया हो। बाकी लोग हजारों ज़ॉम्बीज का सामना करने का खतरा नहीं उठाना चाहते थे लेकिन डैरिल खुद बाहर जाकर उसे ढूंढने की जिद करने लगा। रिक ने उसे रोका और फिर से दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। रिक ने कहा कि मैं समझता हूँ कि वो तुम्हारा परिवार है। मैंने भी बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को ढूंढा है। मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ लेकिन उसे जैसी चोट लगी है वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया होगा। हम आसपास ढूंढ सकते हैं लेकिन इस तबाही के दौर में हमें अपना दिमाग हमेशा शांत रखना होगा। अगर वो नहीं मिला तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। शायद डैरिल का जन्म ही रिक का दाया हाथ बनने के लिए हुआ था और सिर्फ रिक ही था जो उसे शांत कर सकता था। दोपहर होने तक उन्होंने हर जगह छान मारी लेकिन डिक्सन कहीं नहीं मिला। हालांकि उन्होंने खतरा उठाकर बंदूकों वाला वो बैग जरूर वापस ले लिया। जब वो रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी वहां से गायब थी। रिक का अंदाजा था कि हो सकता है डिक्सन ही उसे चलाकर ले गया हो। डैरिल को कुछ गड़बड़ लगी। वो अपने भाई का गुस्सा जानता था। हो सकता है वो अब तक बदला लेने के लिए कैंप वापस पहुंच गया हो और जब ये लोग बाहर थे उसी दौरान कैंप में भी कुछ ऐसा हुआ था। शेन हमेशा की तरह कार्ल को पानी में खेलने के लिए ले गया था, ठीक वैसे ही जैसे वो अपने खुद के बेटे को ले जाता हो। तभी लोरी वहां आ गई और बहुत ही रूखेपन से अपने बेटे को वापस बुला लिया। जब बेटा दूर चला गया तो लोरी ने शेन को साफ लफ्जों में बता दिया कि अब हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, इसलिए तुम मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। मेरा पति वापस आ चुका है। शेन कुछ पल के लिए एकदम सुन्न रह गया। ये उसके साथ बहुत नाइंसाफी थी। दुनिया खत्म होने के बाद से वो लगातार लोरी और कार्ल की रक्षा कर रहा था। उसे कभी नहीं लगा था कि रिक सच में जिंदा लौट आएगा। वही पानी के दूसरी तरफ 4 औरतें मिलकर आदमियों के कपड़े धो रही थी। वे हंस बोल रही थी और तबाही से पहले की अपनी अच्छी जिंदगी को याद कर रही थी। उनकी हंसी सुनकर पीछे से एक आदमी वहां आया। वो छोटे बालों वाली औरत कैरोल का पति था जो कि हमेशा अपनी बीवी के साथ मारपीट करता था। उसने कैरोल पर चिल्लाते हुए कहा कि अपना ध्यान कपड़े धोने पर लगाओ, बकवास बंद करो। ये कोई कॉमेडी क्लब नहीं है। एंड्रिया एक पढ़ी लिखी औरत थी। जाहिर है उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने आगे बढ़कर उस आदमी को समझाने की कोशिश की लेकिन उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टे उसने कई गालियां दी और उसे अपने काम से काम रखने को कहा। उसने कहा कि ये उसका पारिवारिक मामला है। फिर उसने कैरोल को अपने साथ चलने का आदेश दिया। एंड्रिया जानती थी कि अगर कैरोल उसके साथ वापस गई तो वो उसे फिर से मारेगा। उसने कैरोल को समझाया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। इस बात से वो आदमी और भड़क गया। उसने सबके सामने ही कैरोल को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर वो उसे जबरदस्ती खींचकर ले जाने लगा। जब उनके बीच ये बहस चल रही थी तभी शेन वहां आया और एक ही झटके में उस आदमी को जमीन पर पटक दिया। फिर उसने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसे खुद भी याद नहीं कि उसने कितने घूंसे मारे जब तक कि उस आदमी का चेहरा लहूलुहान नहीं हो गया। उसने लोरी को लेकर जो भी गुस्सा था वो सब भी उस आदमी पर निकाल दिया। फिर उसने उसे चेतावनी दी कि आइंदा अगर तुमने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया या कैंप के किसी भी इंसान को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी बस गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता रहा। कैरोल एक तरफ खड़ी थी। उसे कोई खुशी नहीं हो रही थी बल्कि उसे अपने पति को इस हालत में देखकर बुरा लग रहा था। शेन अपना गुस्सा निकालने के बाद वहां से चला गया। कैरोल अपने पति के सामने खड़ी होकर बार बार माफी मांग रही थी कि ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। वो आदमी टेंट के अंदर जाकर थोड़ा संभला तो जरूर लेकिन वो बाहर जाकर खाना नहीं खाना चाहता था। वो अपनी बेटी को भी वही अपने पास रोकना चाहता था। कैरोल कोई बहाना बनाकर अपनी बेटी को वहां से ले गई। अगर बेटी न होती तो वो ये सब जुल्म क्यों सहती। इसके बाद सभी लोग कैंप में सुकून से बैठकर रात का खाना खाने लगे और उधर रिक के ग्रुप के पास कोई गाड़ी नहीं थी। उन्हें डर था कि डिक्सन कैंप पर हमला कर सकता है, इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके वापस भाग रहे थे। डिक्सन तो वहां नहीं आया लेकिन कैंप पर एक बहुत बड़ी मुसीबत जरूर आ गई। वो आदमी अपने टेंट में सो रहा था। तभी अचानक उसे बाहर कुछ आहट सुनाई दी। उसे लगा कि शायद उसकी पत्नी फिर से उसे परेशान करने आ गई है। वो जैसे ही उसे सबक सिखाने के लिए उठा उसने देखा कि वो एक ज़ॉम्बी था। वो उसे देखकर पूरी तरह से डर गया था। पल भर में ही ज़ॉम्बी ने उसे जमीन पर गिराकर मार डाला और भी कई ज़ॉम्बीज अंदर आ चुके थे। एंड्रिया की बहन एमी गाड़ी से कुछ सामान निकालने गई थी। गाड़ी से उतरते ही उसका सामना भी एक ज़ॉम्बी से हुआ जिसने सीधा उसके हाथ पर काट लिया। खाना खा रहे लोगों को तब जाकर इस खतरे का एहसास हुआ। देखते ही देखते पूरे कैंप में दहशत फैल गई। शेन ने बिना देर किए अपनी बंदूक निकाली और लोरी को बचाने के लिए गोलियां चला दी। क्योंकि रिक और बाकी लोग कैंप से बाहर थे इसलिए कैंप में लड़ने वाले बहुत कम लोग बचे थे। कुछ लोगों को तो ज़ॉम्बीज ने पहले ही काट लिया था और उनका बचना नामुमकिन लग रहा था। एमी के शरीर पर भी काटने के बहुत सारे घाव थे। एंड्रिया पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपनी ही आंखों के सामने अपनी बहन को ज़ॉम्बीज का शिकार होते देखा। उसे दर्द से तड़पते देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे बचाए। शेन ने बंदूक निकाली और कुछ औरतों और बच्चों को अपने पीछे छुपा लिया ताकि उन्हें बचा सके। अब पूरा कैंप लगभग तबाह हो चुका था। ज्यादातर लोगों के पास ज़ॉम्बीज से लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। जो आदमी लड़ सकते थे वो बस अपने अपने परिवार को बचाने में लगे थे। वो लड़ते हुए पीछे हट रहे थे। ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी लेकिन गनीमत ये रही कि ठीक उसी वक्त रिक और बाकी लोग वहां पहुंच गए। उन सभी के हाथों में बंदूकें थी और पल भर में ही पासा पलट गया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने कैंप के सारे ज़ॉम्बीज का सफाया कर दिया। रिक ने जब देखा कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक है तो उसने चैन की सांस ली। इस बार उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब जिंदा बचे लोगों की गिनती
मुश्किल से 10 के करीब रह गई थी। अपने साथियों को इस तरह मरते देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। एंड्रिया की बाहों में उसकी बहन ने भी दम तोड़ दिया था। वो फूट फूट कर रो रही थी। अगले दिन सुबह डैरिल ने सभी ज़ॉम्बीज को एक बार फिर से चेक किया और फिर उन्हें एक साथ इकट्ठा करके जला दिया। वही एंड्रिया लगातार अपनी बहन की लाश के पास ही बैठी रही और बस उसे एकटक देखती रही। बाकी लोगों ने आकर उसे समझाया कि उसे जाने दो, लाश को ठिकाने लगाना जरूरी है, लेकिन एंड्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। रिक ने खुद जाकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि एंड्रिया सीधा उसके सिर पर ही बंदूक तान देगी। वो अपने दिल ही दिल में रिक को भी कसूरवार मान रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो लोग बाहर नहीं जाते तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। रिक उसे ऐसे ही छोड़कर वापस आ गया। सफाई का काम अभी भी चल ही रहा था। डैरिल और उसका साथी अपने साथियों की लाशों को भी जलाने जा रहे थे, लेकिन ग्लेन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उसका मानना था कि ज़ॉम्बीज को जलाया जाता है, हमारे जो साथी मारे गए हैं उन्हें दफनाना चाहिए। जिन साथियों के साथ उन्होंने इतना वक्त बिताया था उनसे सबका लगाव था, इसलिए फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी दूसरी तरफ जैकी जोर से चिल्लाई। उसने देखा कि जिम के शरीर से खून बह रहा था। पक्का उसे किसी ज़ॉम्बी ने काटा होगा। सब लोग तुरंत भागकर वहां पहुंच गए। मोटे लड़के ने उसे पकड़ा और डैरिल ने कपड़े हटाकर देखा तो सच में वहां ज़ॉम्बी के काटने का निशान था। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। ये वो बात थी जो कोई भी देखना नहीं चाहता था। डैरिल ने कहा कि बेहतर होगा अगर मैं इसी वक्त कुदाल मारकर इसका काम तमाम कर दूं, और साथ ही उसने ये भी कहा कि अगर मुझे ज़ॉम्बी काट ले और तुम मेरे साथ ऐसा करो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। बूढ़े डेल ने भी डैरिल की बात से सहमति जताई, लेकिन रिक ने विरोध करते हुए कहा कि जिम अभी कोई ज़ॉम्बी नहीं बना है और न ही वो कोई पागल कुत्ता है। वो अभी सिर्फ एक मरीज है। ऐसी चीजें हमारे ग्रुप में शुरू नहीं होनी चाहिए। हमारी भी कुछ हदें हैं और मैंने सुना है कि सीडीसी में इसके इलाज पर काम चल रहा है। अगर हम वहां पहुंच गए तो वो बच सकता है। लेकिन शेन ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि सीडीसी भी कब का तबाह हो चुका होगा। हमें जिस जगह जाना चाहिए वो यहाँ से मीलों दूर फोर्ट बेनिंग है। वो एक मिलिट्री बेस है और वहाँ कड़ी सुरक्षा है। हम वहाँ पूरी तरह महफूज रहेंगे। डैरिल को उनके बहस करने से कोई मतलब नहीं था। उसने कहा तुम लोगों को जो करना है करो, और अपनी कुदाल उठाकर सीधा जिम को मारने के लिए निकल पड़ा। रिक ने फिर से अपनी बंदूक निकालकर उसे शांत रहने को कहा और बताया कि हम जिंदा इंसानों को नहीं मारते। हैरानी की बात थी कि इस मामले में शेन ने भी रिक का ही साथ दिया। शायद दोनों के पुलिस वाले होने की वजह से ऐसा हुआ हो। एंड्रिया ने अपने हाथ में रखा हुआ वो रुमाल खोला। उसके अंदर वही नेकलेस था जो वो डिपार्टमेंटल स्टोर से लाई थी। आज उसकी बहन का जन्मदिन था और वो उसे दे भी नहीं पाई कि दोनों हमेशा के लिए बिछड़ गए। कुछ ही देर बाद उसकी बहन ज़ॉम्बी में बदलने लगी। रिक और शेन ने अपने हथियार निकाल लिए। वो जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे, एंड्रिया ने उसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहा और फिर खुद ही उसे हमेशा के लिए सुला दिया। वो असल में अपनी बहन की मौत के लिए रिक को कसूरवार नहीं मानती थी, बल्कि खुद से नफरत कर रही थी कि वो उस वक्त अपनी बहन के साथ क्यों नहीं थी। उधर कैरोल ने भी खुद ही अपने पति की लाश को ठिकाने लगाया। वो रोती भी जा रही थी और साथ ही कुदाल भी चला रही थी, मानो इतने सालों का सारा गुस्सा और तकलीफ वो आज ही निकाल देना चाहती हो। अब वो अपने और अपनी बेटी के लिए एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। इस पूरे हादसे से रिक को बहुत दुख हुआ था, लेकिन उसे लगता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर वो अपने साथ वो बंदूकें वापस न लाता तो शायद आज उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। कैंप की साफ सफाई और सारे काम निपटाने के बाद शेन ने सभी को एक मीटिंग के लिए बुलाया। उसने बताया कि वो रिक की बात से सहमत है और हमें सीडीसी जाना चाहिए। अगली सुबह रिक जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर चला गया। उसने वॉकी टॉकी से मॉर्गन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। फिर भी उसने मॉर्गन के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया कि वो उनसे सीडीसी में मिले। सब लोग अपना सामान बांधकर वहां से जाने के लिए तैयार थे, लेकिन एक परिवार ने उनसे अलग होने का फैसला किया। उस आदमी का मानना था कि उसे अपने परिवार की हिफाजत खुद करनी होगी, इसलिए वो अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे थे। रिक ने उन्हें नहीं रोका, बल्कि अपनी एक पिस्तौल और कुछ गोलियां निकालकर उन्हें दे दी। बाकी लोगों ने भी उन्हें विदा किया। इस तबाही के दौर में वो एक दूसरे को सिर्फ दुआएं ही दे सकते थे। सबने अपना सफर शुरू किया। रिक ने मॉर्गन के लिए वहां एक निशानी छोड़ दी और फिर सब लोग अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। जिस जिम को ज़ॉम्बी ने काटा था वो भी आरवी में उनके साथ ही था। एक घंटे बाद आरवी के पाइप में कोई खराबी आ गई और उसका इंजन बहुत गर्म हो गया। ब्रेक के दौरान जैकी कार से नीचे आई और सबको बताया कि जिम की हालत बहुत खराब है। रिक उसे देखने कार में गया। जिम ने कहा कि उसकी हड्डियां टूट चुकी है और कार के झटकों से उसे असहनीय दर्द हो रहा है। उसने कहा कि मुझे यही छोड़ दो। रिक उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसने जिम की बात मान ली और उसे एक पेड़ के नीचे लेटा दिया। जिम को वहां का शांत और खुली हवा वाला माहौल बहुत अच्छा लगा। सबने उसे अलविदा कहा क्योंकि वो सब एक साथ लड़े थे। रिक उसे एक बंदूक देना चाहता था, लेकिन जिम ने मना कर दिया। इसके बाद सभी लोग सीडीसी की तरफ बढ़ गए। शाम के समय वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए। जब वो कार से उतरे तो उन्होंने देखा कि जहां उन्हें सेना के होने की उम्मीद थी वो जगह भी बर्बाद हो चुकी थी। वहां बहुत बदबू थी और हर तरफ लाशें ही लाशें थी। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई बड़ी जंग हुई थी। सभी लोग अपनी नाक बंद करके वहां से गुजर रहे थे। जमीन पर इतनी सारी लाशें थी कि उन पर चलते हुए किसी को भी डर लग सकता था। जब वो दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। लग रहा था कि अंदर कोई नहीं है। तभी उनके पीछे से ज़ॉम्बी आने लगे। डैरिल को बहुत गुस्सा आया और उसने रिक को ताना मारा कि वो सबको मौत के मुंह में ले आया है। बच्चे डर के मारे रोने लगे और बड़े आपस में झगड़ने लगे। अगर वो शेन की बात मानकर मिलिट्री बेस चले जाते तो अच्छा होता। अब उनके पास कोई सामान नहीं था और आज की रात काटना भी मुश्किल था। जब वो वापस जाने लगे तभी रिक की नजर ऊपर लगे। एक कैमरे पर पड़ी जो हिल रहा था। मतलब अंदर कोई न कोई था। असल में अंदर बैठा एक डॉक्टर उन्हें देख रहा था, लेकिन वो उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहता था। शेन ने रिक को समझाया कि ये सिर्फ एक ऑटोमेटिक कैमरा है, पर रिक दरवाजा पीटते हुए जोर से चिल्लाने लगा, मुझे पता है तुम अंदर हो और हमारी आवाज सुन सकते हो। मेरी विनती है, हम पूरी तरह से हार चुके हैं, हमारी मदद करो। हमारे साथ औरतें और बच्चे हैं। हमारे पास न खाना है और न पेट्रोल। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। और तभी आसपास के ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगे। अंदर बैठा डॉक्टर भी बहुत बेचैन था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे।
जब सब लोग निराश होकर लौटने वाले थे तभी सीडीसी का दरवाजा खुल गया। किसी ने भी देर नहीं की क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। सीडीसी का हॉल एकदम खाली था, वहाँ कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी उनके सामने एक आदमी हथियार लिए हुए खड़ा हो गया। उसने पूछा कि क्या तुम में से कोई इन्फेक्टेड है? रिक ने सच बताते हुए कहा कि जिसे इन्फेक्शन हुआ था वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस पूरी टीम को ध्यान से देखा। उनके साथ औरतें और बच्चे थे और वो बुरे लोग नहीं लग रहे थे, इसलिए उसने अपनी बंदूक नीचे कर ली और उनसे जल्दी से अपना सामान अंदर लाने को कहा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ वो लॉक हो गया। सब लोग अपनी जान बचाकर खुश थे, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया कि दरवाजा अब नहीं खुलेगा। उन्होंने फटाफट सामान अंदर रखा और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद डॉक्टर जेनर उन सबको बेसमेंट में ले गया। फिर डॉक्टर ने ऊपर देखकर जोर से आवाज लगाई और अचानक पूरी लैब की लाइटें चालू हो गई, लेकिन वहाँ सच में कोई और नहीं था। रिक ने उस खाली हॉल को देखकर पूछा कि यहाँ कोई और क्यों नहीं है? जेनर ने जवाब दिया कि अब यहाँ सिर्फ मैं ही बचा हूँ। किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। जेनर ने माफी मांगते हुए कहा कि आप सब यहाँ ये सोचकर आए होंगे कि सरकार कोई वैक्सीन बना लेगी और आपकी रक्षा करेगी, पर अब आपको सिर्फ निराशा ही मिलेगी। जब सब लोगों ने इस कड़वे सच को मान लिया तो उन सब ने वहाँ इस तबाही के बाद का सबसे शानदार खाना खाया। जेनर ने बताया कि जब हालात बिगड़े तो यहाँ के सब लोग अपने परिवारों को ढूंढने चले गए। बाद में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए और सेना भी हार गई। शेन को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, क्या सच में सब चले गए? जेनर ने आगे कहा कि बहुत से लोग बाहर की दुनिया का सामना नहीं कर पाए और कोई रास्ता न होने के कारण उन्होंने खुदकुशी कर ली। बस मैं ही लगातार काम करता रहा ताकि इस वायरस का कोई इलाज ढूंढ सकूं। डिनर करने के बाद जेनर ने सबको उनके कमरों में पहुंचाया। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां उन्हें गर्म पानी से नहाने का मौका मिला। रिक ने अकेले में जेनर से मिलकर उसे धन्यवाद कहा और बाहर की दुनिया के बारे में बात की। वही उसकी पत्नी लोरी अकेली लिविंग रूम में किताबें देख रही थी। शेन भी वहां आ गया और उसे देखने लगा। शराब पीने की वजह से शेन की हिम्मत बढ़ गई थी। वो लोरी से अच्छे से बात करना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोरी अब इतनी रूखी क्यों हो गई है। लोरी ने शेन को ताना मारा कि उसने झूठ बोला था कि रिक मर चुका है। शेन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने लोरी को समझाया कि वो सच में रिक को बचाने अस्पताल गया था। वहां सेना मरीजों को मार रही थी और उसी ने रिक को छिपाया था। उस समय रिक की धड़कन रुक चुकी थी। पता नहीं वो जिंदा कैसे बच गया। ये सब कहते हुए शेन काफी जज्बाती हो गया। उसने आगे कहा कि अगर तुम रिक के साथ अस्पताल में होती तो कभी वहां से नहीं निकल पाती और शायद घर पर ही मारी जाती। सच तो ये है कि मैंने ही तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जान बचाई और हर कदम पर रक्षा की। ये कहते कहते शेन ने लोरी के साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। वो बस उसके करीब जाना चाहता था। आखिरकार लोरी ने उसे जोर से धक्का देकर उसकी गर्दन पर खरोंच मार दी। तब जाकर शेन को होश आया और वो गुस्से में कमरे से बाहर चला गया और लोरी वहां अकेली रोती रही। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते समय रिक ने अपने दोस्त की गर्दन पर चोट का निशान देखा। शेन ने बस इतना कहा कि सोते समय गलती से खरोंच लग गई थी। नाश्ते के बाद भी सबके मन में बहुत सारे सवाल थे, इसलिए जेनर उन्हें अपनी लैब में ले गया ताकि वो उनके सारे सवालों के जवाब दे सके। वहाँ एक बड़ी स्क्रीन पर इंसानी दिमाग की तस्वीरें दिखाई गई जिस पर कई सारे चमकते हुए बिंदु थे। जेनर ने बताया कि यही एक इंसान की जिंदगी के अनुभव और यादें होती हैं जो हर इंसान को अलग बनाती है। फिर उसने एक और दिमाग की तस्वीर दिखाई जिसे कुछ देर पहले ही ज़ॉम्बी ने काटा था। उसमें से रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और वो पूरी तरह से काला पड़ गया। इसका मतलब इंसान की मौत हो चुकी थी। जेनर ने आगे कहा कि मौत के बाद इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है। इस प्रोसेस में कम से कम 3 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे लगते हैं। ये वायरस दिमाग में दोबारा हरकत पैदा करता है, लेकिन सिर्फ उतने हिस्से में जिससे शरीर हिलडुल सके। असल में उनमें कोई जान नहीं होती। उन्हें मारने का इकलौता तरीका उनके दिमाग को खत्म करना है। सबको ये बात समझ आ गई थी, पर वो ये जानना चाहते थे कि इसका कोई इलाज है या नहीं। जेनर ने मायूस होकर बताया कि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे सीनियर से संपर्क टूट चुका है और मैं यहाँ पिछले 1 महीने से अकेला हूँ। ऐसा लगता है कि सरकार और बाकी रिसर्च सेंटर भी तबाह हो चुके हैं। ये सुनकर सब बहुत निराश हो गए। ये सोचकर ही उन्हें डर लग रहा था कि अब पूरी जिंदगी इसी भयानक दुनिया में बितानी पड़ेगी। तभी समझदार डेल की नजर दीवार पर चल रहे टाइमर पर पड़ी। उसने पूछा कि जब ये टाइमर 0 हो जाएगा तो क्या होगा? जेनर ने बताया कि नीचे रखे जनरेटर का फ्यूल खत्म होने वाला है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। रिक ने सिस्टम के एआई से पूछा कि पावर खत्म होने पर क्या होगा? सिस्टम ने जवाब दिया कि पावर खत्म होने पर पूरी जगह को डिकंटामिनेट कर दिया जाएगा। उन्हें समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन रिक सबको फ्यूल टैंक के पास ले गया और सच में फ्यूल लगभग खत्म होने वाला था। तभी हॉल की सारी लाइटें भी बंद हो गई। जेनर ने आकर बताया कि अगर सिर्फ आधा घंटा बचा हो तो सिस्टम फालतू की पावर सप्लाई बंद कर देता है। उसने सबको ये सच भी बता दिया कि पावर खत्म होने के बाद हम सबको यही मरना होगा। रिक समझ गया कि खतरा है। उसने तुरंत अपनी पत्नी से सामान पैक करने को कहा ताकि वो वहां से निकल सके। सब लोग जल्दी जल्दी तैयारी करने लगे। तभी हॉल में सायरन बजने लगा और अनाउंसमेंट हुई कि डिकंटामिनेशन में बस कुछ मिनट बचे हैं। जेनर ने एक बटन दबाया जिससे मेन दरवाजा पूरी तरह लॉक हो गया। साफ था कि वो सबको अपने साथ वही मारना चाहता था। डैरिल को बहुत गुस्सा आया और वो दरवाजा खुलवाने के लिए जेनर पर हमला करने लगा, लेकिन उसके एक साथी ने उसे रोक लिया। रिक ने पास आकर एकदम शांति से जेनर से दरवाजा खोलने को कहा, पर जेनर ने कहा कि ऊपर का दरवाजा लॉक हो चुका है और यहाँ के दरवाजे भी बंद है। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब सिस्टम के कंट्रोल में है। रिक ने दोबारा पूछा कि कुछ मिनटों बाद यहाँ क्या होने वाला है? जेनर ने भी चिल्लाकर कहा कि तुम लोगों को अंदाजा भी है कि ये कौन सी जगह है? यहाँ बहुत खतरनाक चीजें रखी है, जानलेवा बायोलॉजिकल हथियार और इबोला जैसे तबाही मचाने वाले वायरस। जब ये लैब काम ही नहीं कर पाएगी तो तुम्हें क्या लगता है सिस्टम इसे कैसे साफ करेगा? सब लोग एकदम खामोश हो गए। इसका मतलब था कि सब मारे जाएंगे। इसके बाद जेनर ने कहा कि यहाँ न्यूक्लियर बम जितना ताकतवर एक बम फटेगा जो पूरी हवा को जला देगा और यहाँ मौजूद हर जिंदा चीज को राख कर देगा। इसमें कोई दर्द नहीं होगा और ये मौत का एक बहुत अच्छा तरीका है। औरतें और बच्चे डर के मारे रोने लगे। बस कुछ
आदमियों ने हार नहीं मानी और लोहे के दरवाजे को कुल्हाड़ी से तोड़ने लगे, पर उनकी सारी मेहनत बेकार थी क्योंकि वो दरवाजा रॉकेट हमले को भी झेल सकता था। जेनर ने कहा कि अब इस दुनिया में कोई उम्मीद नहीं बची है, तो क्या बिना दर्द के मरना सही नहीं है? शेन का दिमाग खराब हो चुका था। उसने अपनी बंदूक निकाली और जेनर को डराने लगा। फिर उसने पागलों की तरह आसपास की मशीनों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी ताकि अपना गुस्सा निकाल सके। आखिरकार रिक ने उसे रोका। ऐसे समय में हिंसा करने से कोई समस्या हल नहीं होने वाली थी। रिक ने सबकी तरफ देखा। हर किसी के चेहरे पर जिंदा बचने की चाहत थी। उसने जेनर से कहा कि तुमने जो कहा कि कोई उम्मीद नहीं है, वो एक बार फिर से सोचो। अगर ऐसा ही होता तो तुम भी बाकी लोगों के साथ भाग जाते या आत्महत्या कर लेते। तुमने यहाँ टिके रहने का सबसे मुश्किल फैसला किया। हमें भी अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक होना चाहिए। लोरी ने भी गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हमें एक बार कोशिश तो करने दो, हम जिंदा रहना चाहते हैं। जेनर उनकी बातों से पिघल गया। उसने कहा कि मैं यहाँ का दरवाजा तो खोल सकता हूँ, पर बाहर का लॉक नहीं खोल सकता। इसके बाद उसने पासवर्ड डाला और वो दरवाजा आखिरकार खुल गया। अब उनके पास सिर्फ 4.5 मिनट बचे थे। सब लोग अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागे, पर हैरानी की बात यह थी कि जैकी ने वही रुकने का फैसला किया। वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती थी और बिना दर्द के मरना ही उसके लिए सुकून की बात थी। ये उसका अपना फैसला था, इसलिए किसी ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। यहाँ तक कि एंड्रिया ने भी रुकने का मन बना लिया। अपनी बहन के मरने के बाद उसकी भी जीने की चाह खत्म हो गई थी। डेल भी उसे समझाने के लिए वही रुक गया। बाकी लोग जो बाहर भागे थे उन्होंने शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी शीशा नहीं टूटा। गोलियां चलाने पर भी सिर्फ हल्के निशान ही पड़े। तभी कैरोल भाग कर आई और बोली कि उसके पास कुछ है जो काम आ सकता है। जब उसने रिक के कपड़े धोए थे तो उसे ये चीज मिली थी। ये वही ग्रेनेड था जो रिक को टैंक के अंदर मिला था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये ग्रेनेड आज उनकी जान बचाएगा। एक जोरदार धमाके ने आखिरकार शीशे को उड़ा दिया। उनके बाहर निकलते ही वहां कुछ भटके हुए ज़ॉम्बी आ गए। वो लोग लड़ते हुए अपना रास्ता बनाने लगे। अब एक एक सेकंड बहुत कीमती था। जैसे ही वो कार स्टार्ट करने वाले थे, उन्होंने देखा कि डेल एंड्रिया को मनाकर बाहर ले आया था। वो दोनों भी दौड़कर कार की तरफ आ गए। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे और कार भगाने का टाइम नहीं था। लोरी ने जोर से चिल्लाते हुए सबको नीचे झुकने को कहा। रिक ने भी कार के अंदर बैठे लोगों को तुरंत सिर नीचे करने को कहा। तभी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरा सीडीसी किसी उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। अच्छी बात यह थी कि धमाके का असर बहुत दूर तक नहीं हुआ। जब धमाका रुका तो उन्होंने देखा कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई थी। वो सब जिंदा बच गए थे। अब वो लोग शेन के बताए मिलिट्री बेस की तरफ जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। और इसी के साथ द वॉकिंग डेड का पहला सीजन खत्म हो जाता है।